Hello everyone, welcome to my YouTube channel Welding Engineers अड्डा ऑफिशियल। आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है IS 2062। IS 2062 एक इंडियन स्टैंडर्ड है जो कवर करता है प्लेट्स, स्ट्रिप्स, एंगल्स, चैनल्स, बार्स। ये सारे स्ट्रक्चरल वर्क के लिए जो भी आइटम्स हैं वो IS 2062 में कवर होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम समझेंगे कि IS 2062 की जो स्ट्रक्चरल क्वालिटी की स्टील है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। IS 20 एक इंडियन स्टैंडर्ड है तो उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट्स सेट करी हैं, केमिकल कंपोजिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इम्पैक्ट टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, बेंड टेस्ट कितने चाहिए, बेंड टेस्ट किस तरीके से करना है, टेंसाइल टेस्ट का सैंपल किस लोकेशन से लेना है, डायमेंशनल टॉलरेंसेस क्या हैं, केमिकल कंपोजिशन में कोई टॉलरेंस है तो वो क्या टॉलरेंस है, और इसके अलावा आपको डायमेंशनल टॉलरेंसेस हैं, थिकनेस में क्या टॉलरेंस है, लेंथ, विड्थ। ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपके सवालों के जवाब हैं, वो आपको IS 2062 में देखने को मिलेंगे। बिकॉज ये स्ट्रक्चरल क्वालिटी की स्टील है तो बहुत वाइडली यूज होती है। तो आपको डेली लाइफ में डेली आप काम करते हैं तो आपको कई बार सामना करना पड़ता है कि मान ली थिकनेस कम आ गई या लंबाई चौड़ाई में कोई भी डेविएशन आता है तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो वो हम इस कोड के थ्रू ही समझेंगे। चलिए कवर करते हैं। पहले जानते हैं IS 2062 में क्या कवर्ड है। हॉट रोल्ड मीडियम एंड हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील है। ये मीडियम और हाई टेंसाइल ये दोनों ही टाइप की स्ट्रक्चरल स्टील है। स्कोप में हम देखते हैं, सबसे पहले स्कोप को देख लेते हैं। स्कोप में देखेंगे आप, दिस स्टैंडर्ड covers the requirements of steel including micro alloyed steel plate। इसमें प्लेट कवर्ड है, स्ट्रिप्स, शेप्स एंड सेक्शन जैसे कि एंगल, टी, बीम, चैनल, फ्लैट, बार। इस तरह के ये स्ट्रक्चरल वर्क के लिए जो भी स्टील है वो IS 2062 में कवर होती है। ये स्टील है वो सूटेबल है वेल्डिंग के लिए, बोल्टिंग, रिवेटिंग, इनके लिए सूटेबल है। अब नंबर 2 पे हम देखेंगे कि हम रेफरेंसेस क्या क्या है। अब आप देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट में आप देखेंगे, प्लेट का एग्जांपल लोगे तो MTC में कई तरह की टेस्टिंग होकर आती है। केमिकल कंपोजिशन टेस्ट होगा, आपका टेंशन टेस्ट होगा, बेंड टेस्ट होगा, इम्पैक्ट टेस्ट होगा, और इसके अलावा कोई और भी फर्दर टेस्टिंग है, डायमेंशनल टॉलरेंसेस हैं, विजुअल इंस्पेक्शन है। सब के लिए आपके इंडिविजुअली एक्टिविटी के लिए आपके इंडियन स्टैंडर्ड सेपरेट हैं। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि IS 228 है वो केमिकल कंपोजिशन चेक करने के लिए एक मेथड है, और उसके बाद आप देखेंगे बेंड टेस्ट के लिए एक मेथड है जिसका नाम है IS 1599 मेथड फॉर बेंड टेस्ट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है वो ईच एक्टिविटी के लिए सेपरेट है। डायमेंशनल टॉलरेंसेस हैं तो वो अलग मेथड है। ये देखिए यहाँ पे मेथड फॉर 4P इम्पैक्ट टेस्ट V नॉट फॉर मेटेलिक मटेरियल, इसके लिए आपका IS है 1757। ये यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड का नंबर लिखा है और टाइटल लिखा है कि ये इंडियन स्टैंडर्ड क्या कवर करता है। चलिए अब हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी। बेसिकली टर्मिनोलॉजी में आप देखने को मिलेगा कि माइक्रो अलॉइंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अभी आपने जब हम स्कोप वाला सेक्शन देख रहे थे वहाँ पे लिखा था कि माइक्रो अलॉइड। तो माइक्रो अलॉइड एलिमेंट्स में क्या कवर होगा, बेसिकली आपका नायोबियम हो गया, वेनेडियम, टाइटेनियम। ये आपने ऐसे एलिमेंट्स हैं या तो सिंगली ऐड करेंगे या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो
इनका पर्पज होता है कि आप हायर स्ट्रेंथ अचीव कर सकें, और ये बहुत कम क्वांटिटी में आपके ऐड करे जाते हैं, तो इसलिए इनको माइक्रोलॉइड एलिमेंट बोला जाता है। ऐसे ही बेल्डेबिलिटी है। सो बेल्डेबिलिटी का मतलब होता है कि मटेरियल कितना इजीली बेल्ड हो सकता है। सो इसका मतलब होता है कि बेल्डेबिलिटी। बेल्डेबिलिटी आपका हो गया कि मटेरियल कितना इजीली बेल्ड हो सकता है। अब देखते हैं हम कि कंट्रोल्ड रोलिंग। सो कंट्रोल्ड रोलिंग में आपका रहता है हॉट रोलिंग प्रोसेस होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो आपका हॉट रोलिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग रहेगा, कोई नॉर्मलाइजिंग के इक्विवेलेंट नहीं होता है। और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो फाइन ग्रेन माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगी, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑप्टिमम होगी। सो ये कंट्रोल्ड रोलिंग हो गया। अब आप देखेंगे नॉर्मलाइजिंग रोलिंग। जब आपका फाइनल पास होगा कंट्रोल रोलिंग में, तो वो आपका कंट्रोल्ड होगा, जो टेम्परेचर होगा वो कंट्रोल्ड होगा। अब नॉर्मलाइजिंग रोलिंग में देखेंगे, कंट्रोल्ड रोलिंग और नॉर्मलाइजिंग रोलिंग में डिफरेंस ये है कि आपका जो रोलिंग का हॉट रोलिंग होती है इसमें, तो हॉट रोलिंग का जो फाइनल पास होता है वो आपका नॉर्मलाइजिंग रोलिंग में नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर के इक्विवेलेंट होता है। और ये इसमें जो कूलिंग होगी वो ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर से बिलो तक होगी आपकी कूलिंग, सो दैट फर्दर कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना हो आपकी माइक्रोस्ट्रक्चर में। ऐसा नॉर्मलाइजिंग रोलिंग से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो माइक्रोस्ट्रक्चर है स्टील की वो अच्छी होती है, बेटर होती है। इससे आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बनता है। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो भी बेटर अचीव होती हैं और यूनिफॉर्म होती हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है कि प्लेट में आप 2 या 3 जगह से सैंपल निकालेंगे तो यूनिफॉर्मिटी होगी आपकी टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। जो टेंसाइल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ बोले उसमें चेंजेस है वो डिपेंड करता है कि आपका हीट ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। अब हम चलते हैं ग्रेड्स वाले सेक्शन पे। सो इसमें देखेंगे कि हम ग्रेड्स कितने हैं और सब क्वालिटीज़ कितनी हैं। तो बेसिकली इसमें 9 ग्रेड्स हैं जो टेबल 1 और टेबल 2 में दी हुई हैं। टेबल 1 आपकी केमिकल कंपोजिशन के लिए है, और टेबल 2 देखेंगे ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए है। सो इसमें आपकी जो टोटल ग्रेड्स हैं वो 9 ग्रेड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सो इसमें 9 ग्रेड्स हो गए, और इसके अंदर देखेंगे कि फर्दर 4 सब क्वालिटीज़ है ईच ग्रेड के अंदर। सो ईच ग्रेड के लिए 4 सब क्वालिटीज़ हो गए। अब ये सारे ग्रेड्स में अवेलेबल नहीं है, ये 4 सब क्वालिटीज़ हैं वो E250 से 410 तक के ग्रेड्स में ही अवेलेबल है। सो यहाँ पे देखेंगे E250 हो गया, 410 तक आप देख रहे हैं कि सब में आपके 4 सब क्वालिटीज़ हैं, A BR B0 और C। E450 से E650 तक आपको 2 सब क्वालिटीज़ मिल रही हैं, A और BR। ठीक है। अब ऐसा किस लिए है वो हम समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पहले केमिकल कंपोजिशन की तरफ देखें कि जो केमिकल कंपोजिशन है वो ए में देखेंगे कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, बी आर और B0 में ऑलमोस्ट सेम है, सी में और कम होता जाता है। ए से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब क्वालिटीज़ में तो कार्बन कंटेंट है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि कार्बन कंटेंट आपके कम हो रहे हैं तो इससे क्या होगा आपका कि इम्पैक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेटर मिलती हैं। जब कार्बन का कंटेंट कम होगा तो इम्पैक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेटर मिलेंगी, और जैसे जैसे कार्बन आपका ज़्यादा होगा वैसे वैसे
इम्पैक्ट की प्रॉपर्टीज है वो डाउन होने लगेंगी और टेंसाइल बेटर होता जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि E410 के बाद आपके सब क्वालिटी है वो दो ही रह गई हैं, और वो दो कौन सी रह गई हैं, ए और बी आर ही रह गई हैं। ए और बी आर में आपका इम्पैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हमने सब क्वालिटीज़ देख लिए। अब इसमें फर्दर एक चीज़ डिस्कस और करनी है कि जो 4 सब क्वालिटीज़ हैं वो ए, बी आर, बी जीरो एंड सी है। सो इनका क्या मतलब है? सो ए सब क्वालिटीज़ का मतलब है कि इम्पैक्ट टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, और इसमें डीऑक्सीडेशन का क्या मेथड है, सेमी किल्ड और किल्ड, किसी एक मेथड से आप डीऑक्सीडेशन कर सकते हैं ए सब क्वालिटी की स्टील में। अब आते हैं बी आर सब क्वालिटी पे। इसमें इम्पैक्ट टेस्ट ऑप्शनल होता है, और अगर आप करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे आप इम्पैक्ट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। डीऑक्सीडेशन इसमें सेमी किल्ड और किल्ड मेथड का रहेगा आपका। अब बी जीरो पे आते हैं सब क्वालिटी पे। बी जीरो में इम्पैक्ट टेस्ट इज मैंडेटरी एट 0 डिग्री सेल्सियस, और डीऑक्सीडेशन है वो सेमी किल्ड और किल्ड दोनों टाइप की क्वालिटी है इसमें। अब चलते हैं, जो प्रीमियम ग्रेड है वो है सी, सॉरी दिस इज नॉट ग्रेड, दिस इज सब क्वालिटी। सो इम्पैक्ट टेस्ट है वो इसमें आप -20 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, और इसमें जो डीऑक्सीडेशन करते हैं हम वो किल्ड मेथड से करते हैं। मींस इसमें प्योरली आपका डीऑक्सीडेशन हो गया है, कोई भी फर्दर ऑक्सीजन नहीं बची है, फुल्ली किल्ड स्टील है ये आपकी। सो ये आपकी प्रीमियम क्वालिटी की स्टील है IS 2062 के अंदर। अब देखेंगे इसमें कि हमारे जो 9 ग्रेड्स हैं वो ग्रेडिंग हमने किस बिहाफ पे करी गई है, क्या मेथड है। सो आप देखेंगे E250 में 250 का मतलब है कि ये जो 250 है वो है आपकी यील्ड स्ट्रेंथ। सो बेसिकली जो ग्रेड्स बनाए गए हैं वो यील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर बनाए गए हैं। सो E250 का मतलब हो गया 250 आपकी यील्ड स्ट्रेंथ रहेगी। E275 में हो गया 275 है वो आपका यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। सो जैसे जैसे आप आगे ग्रेड्स में जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी स्टील है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। E650 सबसे हाईएस्ट यील्ड स्ट्रेंथ का जो ग्रेड है वो E650 है, जिसमें कि सिर्फ 650 है वो मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ होगी, टेंसाइल तो और ज़्यादा होती है इससे भी। सो ये ग्रेड्स और सब क्वालिटीज़ को हमने कवर किया और समझा अच्छे से कि किस तरीके से उनका नाम रखा गया है और कैसे ग्रेडिंग करी गई है। अब हमने सब क्वालिटीज़ को देखा। सब क्वालिटी में बी आर है, तो इसमें आर का मतलब है कि इम्पैक्ट टेस्ट करना है, तो वो आप वैसे तो ऑप्शनल है, इनकेस अगर आप कर रहे हो तो वो रूम टेम्परेचर पे करो। आर मीन्स रूम टेम्परेचर। बी जीरो मीन्स बी जीरो में जो जीरो है वो इम्पैक्ट टेस्ट 0 डिग्री करने के लिए है, और सी ग्रेड है मतलब -20 पे आपको करना है। सो ये आपकी ग्रेडिंग सिस्टम हो गई कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन पर। सो केमिकल कंपोजिशन में आप देखेंगे कि कार्बन, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन, और इनके बेसिस पे आप देखेंगे कार्बन इक्विवेलेंट को कंप्यूट करेंगे। फॉर्मूला है वो नीचे दिया हुआ है। मोड ऑफ डीऑक्सीडेशन है वो सारे सब क्वालिटीज़ के सामने लिखा हुआ है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ए, बी आर, बी जीरो ये है आपकी सेमी किल्ड और किल्ड क्वालिटी की स्टील, और जो सी है वो है किल्ड क्वालिटी की सी। ये सब में आपको सेम दिया हुआ है। सो आप देखेंगे ए जो सब क्वालिटीज़ है वो कार्बन उसमें 0.23 चाहिए, बी आर और बी जीरो में आपका सेम है, और कार्बन आपका 0.2 चाहिए। मीन्स सी
सब क्वालिटी की प्लेट में आपको, प्लेट या कोई भी आपका प्रोडक्ट है IS 2062 के अंदर, तो 0.20 आपका कार्बन कंटेंट चाहिए। इसी तरीके से मैग्नीज आप देखेंगे, सो जनरली वो 1.5 से 1.65 इसी तरीके से दी हुई है। ऐसे टेबल से आप सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये इन सबको देख सकते हैं। इसमें कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं है, ये आप रेफर कर सकते हैं सिंपली। अब इसमें नोट्स दिए हुए हैं, सो नोट्स को हम डिस्कस करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही माइनर चीज़ें दी हुई हैं जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए। जैसा कि कार्बन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बिहाफ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कार्बन इक्विवेलेंट कितना चाहिए। सबसे पहले जो न्यू ग्रेडिंग सिस्टम है वो यील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे अडॉप्ट किया गया है। और आप जो आपने जो देखा कि सेमी किल्ड स्टील या किल्ड स्टील है, वो किस तरीके से सिलिकॉन से करी गई है या फिर एल्युमिनियम से की गई है डीऑक्सीडेशन। सो वो आप देखेंगे कि उनका क्वांटिटी कितना चाहिए। जैसे आपने सेमी किल्ड स्टील है और उसको सिलिकॉन से किल्ड किया गया है, डीऑक्सीडेशन है वो सिलिकॉन के द्वारा किया गया है, तो आपका जो सिलिकॉन है वो 0.1% से कम होना चाहिए सेमी किल्ड स्टील के लिए। और किल्ड स्टील के लिए जब आप एल्युमिनियम के द्वारा कर रहे हैं डीऑक्सीडेशन, तो एल्युमिनियम कंटेंट है वो 0.02% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से किल्ड स्टील के लिए जब आप सिलिकॉन से ही आप केवल कर रहे हैं किल्ड, तो आपका जो सिलिकॉन है वो 0.1% से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जब आप कंबाइंड तरीके से करेंगे सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, तो सिलिकॉन उसमें 0.03% से ज़्यादा नहीं कम नहीं होना चाहिए, और एल्युमिनियम है वो 0.01% से कम नहीं होना चाहिए। सेल नॉट बी लेस देन 0.01%। तो ये आपको देखना है कि स्टील किस टाइप का है, तो उसके हिसाब से आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम का परसेंटेज देखना है। एमटीसी में स्टील की सब क्वालिटीज़ हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। और इसमें जो मस्ट पॉइंट है जो हमें समझना है वो ये है कि जो बेल्डेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम क्वालिटी ए टू सी फॉर ग्रेड डेजिग्नेशन E250 टू E275। सो E250 से E275 में आप देखेंगे तो बेल्डेबिलिटी ए से सी की तरफ जब जाएंगे तो बढ़ेगी, क्योंकि सी में कार्बन कंटेंट आपका कम है। माइक्रो अलॉइंग एलिमेंट्स में नायोबियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, ये आप या तो सिंगल एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट भी कंबाइन करके माइक्रो अलॉइंग कर सकते हैं टू गेट द बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और जो टोटल माइक्रो अलॉइंग एलिमेंट्स हैं वो 0.25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये फर्दर रेस्ट्रिक्शन डाला गया है। और इसमें आप देखेंगे कि जो अलॉइंग एलिमेंट्स हैं जैसे क्रोम, निकल, मॉली एंड बोरॉन मे बी एडेड अंडर एग्रीमेंट बिटवीन द परचेजर एंड द मैन्युफैक्चरर। सो ये एग्रीमेंट के ऊपर है, ये आप ऐड कर सकते हैं। In case E600 and E650, the limit of chrome and nickel, either singly or in combination, shall not exceed 0.1% and 0.6% respectively. So ये फर्दर रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आप फुट नोट्स में जो दिए गए हैं उसमें रेफर कर सकते हैं। हम जो डिस्कस कर रहे हैं कोड को डायरेक्टली, और उसको हम साथ ही साथ रीड कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि हम कोड को समझेंगे और पढ़ेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपने समझ लिया कि कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है, बट आपने कोड नहीं पढ़ा है कभी, तो कोड पढ़ने की आदत भी पड़ेगी और उसको समझेंगे, आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। सो अभी इसमें जो केमिकल कंपोजिशन के रिगार्डिंग है वो
हमने एलिमेंट्स हैं वो लगभग देख लिए हैं। अब आपके केमिकल कंपोजिशन का जो मेथड है वो IS 228 के अकॉर्डिंग करना था, और जो लेडल एनालिसिस है वो कास्टिंग के टाइम पे ही प्रेफरेबली एक सैंपल लेना है, और प्रोडक्ट एनालिसिस है वो आपका फ्रेश प्रोडक्ट का किया जाएगा। और जब प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे तो उसमें चांसेस होते हैं कि वेरिएशन आए। सो जो वेरिएशन है वो टेबल 3 में दिया हुआ है, केमिकल कंपोजिशन में क्या वेरिएशन दिया हुआ है। सो टेबल 3 है, टेबल 3 में है परमिसिबल वेरिएशन, मीन्स आपका जो टॉलरेंस है प्रोडक्ट केमिकल कंपोजिशन में, बेसिकली यहाँ पर टॉलरेंस की बात की जा रही है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इधर तो आपके कंस्टिट्यूएंट मतलब आपका एलिमेंट्स लिखे गए हैं, और यहाँ पे आपका टॉलरेंस लिखा गया है, वो भी ओवर दी स्पेसिफाइड लिमिट। मींस जो आपकी लिमिट है, जैसे मान लीजिए 0.23 लिमिट है ए सब क्वालिटी के लिए, तो 0.23 के ऊपर वो कितना और ऊपर जा सकता है फर्दर, तो ये टॉलरेंस हो गया। नंबर 1 में है आपका कार्बन, जब आपका 0.2 से कम है तो 0.02% आपका जो कार्बन परसेंटेज है वो 0.22 तक एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर 0.2 चाहिए तो 0.02 और ऊपर जा सकते हो, तो 0.2 प्लस 0.02 मतलब 0.22 तक आपका चल जाएगा कार्बन। लेकिन जब आप कार्बन 0.2 से ऊपर जाते हैं, तो मान लीजिए कि 0.2 बना रहा है कार्बन, तो उसमें आपने टेस्ट 0.21 आ रहा है, और इसमें टॉलरेंस आपको और दिया है, तो 0.24 तक आपका एक्सेप्टेबल रेंज में होगा, क्योंकि 0.21 है और उसमें टॉलरेंस दिया हुआ है 0.03 का, तो वो इस तरीके से आपको ओवर टॉलरेंस भी अलाउड है। ऐसा नहीं है कि वो जो टेबल 1 में लिमिट्स दे रखी हैं उनसे आप ऊपर नहीं जा सकते। सो मैग्नीज में देखेंगे कि मैग्नीज में जो ओवर टॉलरेंस है वो 0.05 है। मीन्स जैसे मान लीजिए ये सब क्वालिटी के लिए 1.5 मैक्सिमम चाहिए मैग्नीज, तो यहाँ पे एक और टॉलरेंस दे दिया गया है प्रोडक्ट क्लासेस के लिए कि 0.05 और ज़्यादा कर सकते हो आप, तो बेसिकली 1.55 तक एक्सेप्टेबल रेंज में आ जाएगा। ऐसे ही सिलिकॉन, कॉपर, सल्फर, फॉस्फोरस इन सब में ओवर टॉलरेंस दिया हुआ है। सो आप सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं इस टेबल से। अब जो आप देखेंगे कि जो मैकेनिकल टेस्टिंग है उसके सैंपल किस तरीके से लेने हैं। मैकेनिकल टेस्टिंग में आप तो एक तो टेंसाइल टेस्ट हो गया, बेंड टेस्ट हो गया, और इम्पैक्ट टेस्ट हो गया। सो ये जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो दैट ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। बड़ा होता है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। आई होप गाइस आपने ये एंजॉय किया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नए वीडियो में।